नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी जिसको आप ईपीएफओ के नाम से जानते हैं, उसके तहत चलने वाली एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में एक अहम बदलाव सामने आया है। कहा जा रहा है कि कुछ क्लॉज हैं जिनको शामिल नहीं किया गया। अब इस कदम से कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा, आज के मनी सेंट्रल में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आज के शो में सबसे पहले रिटायरमेंट पर जो बड़ा झटका लगने वाला है या जो बड़ा बदलाव होने वाला है उसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके बाद जो है चर्चा करेंगे विलफुल डिफॉल्टर्स की। खबरें आ रही हैं कि कर्ज चुकाने के नाम पर विलफुल डिफॉल्टर्स ने बैंकों को हजारों करोड़ों का जो है चूना लगाया। और अंतिम में चर्चा करेंगे एसबीआई रिपोर्ट की। चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ा एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा फिर चर्चा में। ईपीएफओ ने एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत ईपीएस 2026 ड्राफ्ट नियमों में एक अहम बदलाव किया है। इन नियमों में वो विवादित प्रावधान शामिल नहीं किया गया है जिसके तहत जो है कर्मचारी अपनी वास्तविक यानी जो है ज़्यादा सैलरी के आधार पर हायर पेंशन चुन सकते थे। ये वही मुद्दा है जिसने पिछले कुछ सालों में जो है लाखों कर्मचारियों, पेंशनर्स और अदालतों तक को जो है उलझाए रखा। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 2022 के फैसले के बाद लाखों लोगों ने हायर पेंशन के लिए आवेदन भी किया था। ऐसे में नए नियमों में इस क्लॉज का गायब होना कई जो है सवाल खड़े कर रहा है। क्या हायर पेंशन का रास्ता जो है अब बंद हो गया है या फिर पहले से आवेदन कर चुके लोगों के अधिकार कितने सुरक्षित रहेंगे या नहीं? प्रवीण सर से पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है सर ये पूरी खबर? नहीं, देखिए, ये जो ईपीएस 2026 है जिसको हाल में अभी एक बैठक हुई थी आपकी मार्च में, और उस मार्च की शुरुआत में बैठक हुई थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की जी। इस बैठक में इस ईपीएस 2026 को जो है वो मंजूर किया गया। एक बात। दूसरी बात ये कि इस ईपीएस 2026 को लाने की ज़रूरत तब पड़ी जब पिछले साल नवंबर में नए लेबर कोड विशाल लागू हो गए जिसमें सोशल सिक्योरिटी का एक पूरा कोड अलग था। उसके तहत अब नए जो ईपीएस 2026 को लेकर आना मजबूरी बना लेबर मिनिस्ट्री की। अब बात यह है कि जो 2026 वाला एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का जो पूरा मामला है उसमें एक जो क्लॉज है वो थोड़ा एक तरह से कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। ओके। दरअसल ये झटका नहीं है, ये एक राहत है तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए जो ज़्यादा पेंशन चाहते हैं। ईपीएस पहले 95 का मामला था, अब ईपीएस 2026 हो जाएगा। ठीक है। एक क्लॉज था आपका 11(4), क्लॉज 11 और उसका सब क्लॉज था 4। इसके तहत ये था कि आप जो है एक बार का ऑप्शन दिया गया था 2014 में जिसमें आप जो 90 ईपीएस 95 थी उसमें जो एक आपको कहें कि मेरे पास है सर वो डेटा है। हाँ। कौन सा क्लॉज हटाया गया? जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ईपीएस 1995 का पैराग्राफ 11 सब क्लॉज 4 हटाया गया। ये प्रावधान जो है कर्मचारियों और नियोक्ताओं को 15,000 की वेतन सीमा से अधिक सैलरी पर योगदान कर हायर पेंशन चुनने का विकल्प देता था। ये बात है। नहीं, तो इसको एक्चुअली जो सब क्लॉज 4 है इसको 2014 में लाया गया था। सर, उसके तहत एक साल का सिर्फ और सिर्फ वक्त दिया गया था एम्प्लॉयज़ को ताकि वो जो 15,000 से ऊपर का अगर आपका सीलिंग है अगर आपकी वेतन की, उसमें आप फिर ज़्यादा पेंशन का अगर आपको आवेदन करना तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार का मौका और एक साल का वक्त दिया गया था। जी। इसको लेके एक रार पिछले 8-10 साल से दरअसल चल रही थी। उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 2022 का फिर एक फैसला आया। उस फैसले में कोर्ट ने कहा कि इन तमाम लोगों को जो ज़्यादा पेंशन चाहते हैं इनको सरकार आवेदन करने का और सरकार इनको फॉर्म भरने की इजाज़त दे। और इसके बाद जो है जो जब छूट मिली तो उसके बाद 15.5 लाख 15.25 लाख के आसपास लोगों ने ज़्यादा पेंशन के लिए अपने आवेदन किए और फिर उसमें तमाम फिर वो डेटा है कि तमाम पीपीओ ऑर्डर रिलीज किए गए, तमाम वो चीज़ें किए गए। मैं पढ़ देता हूं सर, कितने लोगों ने जो है हायर पेंशन के लिए जो आवेदन किया। तो सरकार के अनुसार लगभग 15.24 लोगों ने आवेदन किया। 3.93 लाख लोगों को डिमांड लेटर जारी हुआ सर। 2.33 लाख लोगों ने अतिरिक्त पैसा जमा किया और 1.24 लाख लोगों को जो है पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी जिसको कि आप पीपीओ के नाम से जानते हैं वो जारी हुआ है। सर आप कंटिन्यू कीजिए। तो अब इसको जो ये पूरा मसला था, अब
अब जो नया ईपीएस 2026 लाया गया उसमें इस जो विवादित क्लॉज है दरअसल इसको हटा दिया गया है। अब बात कहाँ चली गई है? अब बात ईपीएस 95 के लेवल पे चली गई है, जहां कोई भी व्यक्ति अपनी ज़्यादा पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है अगर उसकी जो कैप है वो जो 15,000 के कैप से विशाल ऊपर है। तो एक तरह से ये बड़ी राहत है जिसको लेके एक कानूनी विवाद चला, कानूनी पचड़े बने, उसको अब सरकार ने धीरे से इस नए जो ईपीएस 2026 है इसमें से हटा दिया है। अब सर अगला सवाल किसी के मन में ये आ रहा होगा कि सर ईपीएफओ पहले जो है हायर पेंशन के खिलाफ क्यों था, इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ईपीएफओ के क्या क्या तर्क हैं, मैं पॉइंट वाइज आपको समझा रहा हूँ। देखिए ईपीएस का उद्देश्य था कि कम आय वाले कर्मचारियों को पेंशन सुरक्षा देना था। अगर उच्च वेतन वाले लोगों को भी जो है ज़्यादा पेंशन मिलेगी तो कहा जा रहा है कि इससे रिवर्स सब्सिडी बन सकती थी। पेंशन फंड में पहले से ही एक्चुअल डेफिसिट, जो लगातार हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो वित्तीय घाटा की जो चिंता है वो बनी हुई थी, बताई जा रही थी। तो इसलिए ईपीएफओ अब खिलाफ था सर। लेकिन आप जैसा कि कह रहे हैं कि ये झटका नहीं है, राहत है। अब सीलिंग सिर्फ जो है बढ़ने की बात कही जा रही है सर। नहीं, बिल्कुल। और इस सिलसिले में एक बड़ी बात यह भी है कि सरकार ने भी संसद में इस बारे में बयान दिया है। जो लेबर मिनिस्टर है मनसुख मांडवी, उन्होंने भी अभी बिल्कुल हाल में संसद में ये कहा है कि साहब हम जो है अभी 1,000 रुपये की पेंशन एक पक्की यहाँ ईपीएस जो 95 के तहत है वो उसको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ज़्यादा पेंशन दे पाना अभी इसलिए मुश्किल है, जैसा एक आपने बताया कि एक सरकार के खजाने में मुश्किल है। दूसरा, सरकार जो अभी जो पेंशन 1,000 रुपये की दे रही है उसमें भी सरकार को अपना बजटरी सपोर्ट देना पड़ता है। सरकार वेजेस में 1.16% का पेंशन के लिए ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन कर रही है, और जो एम्प्लॉय की सैलरी है उसका 8.33% जो एम्प्लॉयर है उसकी तरफ से भी ईपीएस में पैसा जाता है। तो सरकार का कहना यह है कि अभी हमारे ऊपर चूंकि इतना बड़ा बर्डन है, हम इसको बढ़ाने की तरफ अभी विचार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो ईपीएस 2026 आ रहा है इसमें वो एक जो बड़ा जो विवाद जिस क्लॉज की वजह से मचा हुआ था, जिस नियम की वजह से मचा हुआ था, उसको सरकार हटाते हुए विचार। चलिए सर, ईपीएस 95 की चर्चा हो रही है सर, तो आपसे भी ये चीज़ जो है छुपी हुई नहीं है कि दिल्ली में सर लगातार 3 दिनों तक जो है विशेष रूप से जो है धरना प्रदर्शन होते रहे। तमाम लोग जो है रिटायरीज जो है जमा होते हुए नजर आए, और जो है लगातार 3 दिन तक अच्छी भीड़ भाड़ जो है वो देखने को मिली। तमाम लोग कह रहे थे कि भाई जो है ये मौजूद जो 1,000 रुपये है ये बहुत नाकाफ़ी है, जीवन जीने का खर्च बढ़ गया है, दवाई का खर्च बढ़ चुका है, किराए पर रहते हैं उसका रेंटल जो है वो बढ़ चुका है। तो सरकार से बहुत उन्होंने विनम्र अनुरोध किया है कि भाई उस लिमिट को थोड़ा तो बढ़ा दीजिए, 7,500 तक कर दीजिए, 9,000 तक कर दीजिए। उस मामले पर मैं आपसे जो है टिप्पणी चाहता हूँ, क्या कोई अपडेट आया सर? सरकार क्या सुध लेगी या नहीं? नहीं, देखिए सरकार पे दबाव काफ़ी है, और सरकार पे दबाव इसलिए भी बहुत है कि जब से सरकार ने 8वां वेतन आयोग और उसको लेके सरगर्मी शुरू हुई है, आयोग का ऐलान किया और उसके बाद से तमाम चीज़ें हैं, तब से ये मसला सिर्फ और सिर्फ सरकार और कर्मचारियों के बीच का नहीं रहा है। तमाम जो पार्टियां हैं दरअसल वो भी बार बार इस पे सवाल पूछ रही हैं। जो ईपीएस के 95 के तहत जो मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये की मिलती है उसको लेके भी सदन में सवाल पूछा गया। उस पर लेबर मिनिस्टर जो मनसुख मांडवी साहब हैं उनका जवाब आया। 8वें वेतन आयोग को लेके उसके सवाल क्या हैं, कब से लागू होगा, एक एक चीज़ पे फिटमेंट फैक्टर, हर चीज़ पे संसद के अलग अलग सत्रों में लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है विशाल कि संसद में जो तमाम पार्टियां हैं वो भी इन मसलों को लेके खास तौर पर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो मजदूर हैं या कामगार हैं और सरकारी क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, दोनों की मांगों को लेके उनको लग रहा है कि ये एक बड़ा वोट बैंक या बड़ा तबका है जिसको प्रभावित करना या जिसके हितों की मांगों को उठाना उनके लिए भी जरूरी है। इसीलिए मसला बार बार ऐसे में सरकार पे दरअसल प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार को बार बार इस मामले में सफाई देनी पड़ रही, साहब हमारे ऊपर प्रेशर है। वित्त मंत्री ने भी कुछ वक्त पहले ईपीएस को लेकर बयान दिया था। तो सरकार पे प्रेशर है और देर सबेर सरकार को इस मामले में सुध लेनी पड़ेगी। हो सकता है बजटरी सपोर्ट सरकार को बढ़ाना पड़े, लेकिन 7,500 करती है सरकार की 5,000 करती है या 9,000 करती है, ये देखना होगा। लेकिन सरकार को इस मामले में कुछ कदम
आने वाले कुछ वक्त में उठाना जरूर पड़ सकता है। आपने ठीक कहा सर, दो तरफा प्रेशर है, एक तो सांसदों की तरफ से भी प्रेशर है और दूसरी तरफ है जो इतनी भारी संख्या में जो है पेंशनर्स हैं, ईपीएफओ में जो कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं, उनके तरफ से भी प्रेशर है। तो चलिए, ये था लेटेस्ट अपडेट ईपीएफओ से और ईपीएस 95 से। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। बैंकों का जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले देश के टॉप 10 विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट सामने आ गई है। संसद के जो है सामने आए आंकड़ों के मुताबिक इन सभी पर जो है 31 मार्च 2025 तक कुल 40,635 करोड़ रुपए बकाए। लोकसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इन कंपनियों और व्यक्तियों ने जो है जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाया, जिससे बैंकिंग सेक्टर की जो वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ा है। अब कौन कौन लोग हैं जो बड़े विलफुल डिफॉल्टर हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे और इनकी जो इनसाइड स्टोरी है, तो सर खबर हुई, इसके पीछे की कहानी जो है वो भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। तो कौन कौन लोग हैं सर जिन पर भारी भरकम कर्ज है, जो पैसा चुका नहीं रहे हैं जानबूझकर? नहीं, देखिए, इसमें एक तो सबसे बड़ा जो नंबर है, जो 10 जो बड़े डिफ़ॉल्टर्स हैं उनका जो उनके ऊपर जो बैड लोन है या विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं, वो 40,635 करोड़ रुपए का डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिखाई देता है। और इसमें सबसे बड़े जो डिफ़ॉल्टर हैं उसमें एबीजी शिपयार्ड है, गीतांजलि जेम्स हैं, 6,695 करोड़ रुपए जो है जी, वो एबीजी शिपयार्ड पे है, गीतांजलि जेम्स पे 6236 करोड़ रुपए है। और इस तरह से ये पूरी लिस्ट है जहाँ पे जो कर्जदार हैं जिन्होंने जानबूझ के पैसा सरकार का नहीं चुकाया। सरकार ने इस बात की जानकारी जो है संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है जी। कुल मिला के सरकार के लिए अभी भी जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं, ख़ासतौर पे जो बड़े कारोबारी, उनके जो उनके द्वारा बैंकों से लिया गया पैसा और उसको वापस न चुकाने का जो मामला है, वो अभी भी सरकार के लिए एक बड़ा जो है वो पेचीदा मसला बना हुआ है। विशाल जी, जैसा कि सर ने बताया कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, गीतांजलि जेम्स, बेटा नैपथॉल, उसके बाद राकेश कुमार, कुलदीप सिंह वाधवान पर 4,291 करोड़, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के पूर्व निर्देशकों पर जो है 3,810 करोड़, राजा टेक्सटाइल्स पर 3,260 करोड़, जिलेट पैक 3,080 करोड़, रैंक इंडस्ट्रीज 2,655 करोड़ और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर 2,540 करोड़ रुपए का बकाया है। सर, विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर आरबीआई के क्या नियम है, क्या नियम कायदे कानून है, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए, एक बड़ा जो आरबीआई को जो निर्देश या मैंडेट है वो ये है कि आरबीआई को इनका जो बैंकों को सूची है, बिल्कुल, बैंकों को जो इनकी जो सिबिल है वो हर महीने आरबीआई के पास जो है वो इनकी जमा करानी है कि आप इनका बताएं इनका क्या स्टेटस है। बैंकों को अपने जो बैंक हैं उसमें सूची भी इनकी जो उसको प्रदर्शित करना है वेबसाइट पे। और एक बड़ी चीज़ जो कही गई है वो ये है कि कंप्रोमाइज़ सेटलमेंट करने के लिए भी बैंकों को कहा गया है कि वो इनके साथ कंप्रोमाइज़ सेटलमेंट करें, लेकिन उसमें बड़ी बात यह है कि इनके खिलाफ कोई भी जो आपराधिक मामले हैं इन लोन्स को चुकाने को लेके या बाकी, वो ख़त्म नहीं होंगे, भले ही इन लोन्स का जो कंप्रोमाइज सेटलमेंट ये कर ले तब भी। जी सर, आपसे समझना चाहेंगे आसान भाषा में, थोड़ा समझाइए सर, ये कंप्रोमाइज सेटलमेंट क्या है? जैसे आउट ऑफ द वे जाकर सेटलमेंट करना, बिल्कुल आउट ऑफ कोर्ट या उस तरह का कि साहब आपका 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, आप इसको बैंक हेयर कट लेते हैं। जाहिर तौर पे जब जो व्यक्ति है जो लोन चुकाने की हैसियत में नहीं है, वो कहता है साहब मैं सब बेच बाच कर भी दूंगा आपको, और 6,000 करोड़ का कर्ज है तो मैं आपको 300 करोड़ रुपए दे दूंगा या 500 करोड़ रुपए दे दूंगा। हाँ, यही होता है। बैंकों को इनमें 80-80, 90% के हेयर कट लेने पड़ते हैं, 60-70% के हेयर कट लेने पड़ते हैं। कई मामलों में जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वहाँ पूरे के पूरे लोन्स को बल्क में उनको बेचना पड़ता है और वहाँ बैंक बड़ा हेयर कट लेते हैं और उसके बाद इनको बेचते हैं। उसके बाद वो जो ARCs हैं वो इन जो एंटिटीज़ हैं यहाँ से लोन की वसूली की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के ये है कि बैंक लंबा चौड़ा नुकसान उठा के ये कर्ज की कोशिश करते हैं कि जितना वापसी आ पाए उतना आ जाए, उसमें जो सेटलमेंट हो जाए वो हो जाए। लेकिन उसमें जो एक सरकार की तरफ से तर्क ये है कि इनके खिलाफ किसी भी आपराधिक मामले को बंद नहीं किया जाएगा। यानी सरकार ये साफ तौर पे चाहती है कि आपने विलफुली आपने कर्ज नहीं चुकाया और बाद में आपने 1,000 रुपए की चीज़ को आपने 100 रुपये दे के और
मामला निपटारा कर लिया, अपने खिलाफ सारे केस बंद करा लिए। तो बोले ये नहीं चलेगा, अगर आपने विलफुली डिफॉल्ट किए हैं तो आप पे मुकदमे चलेंगे, अगर आपको लगा तो आपको जेल भी भेजा जाएगा अगर आप पे दोष साबित होता है। तो सरकार अपने पार्ट पे सख्त है, और यही वजह है कि सरकार इतने वक्त में, अगर आप 2014-15 की अवधि से देखें तो बैंकों की जो वित्तीय सेहत है उसको सुधार भी इसी वजह से पाई है, क्योंकि सरकार ने जो कर्जदार थे और खासतौर पे ऐसे जो डिफॉल्ट कर रहे थे उनके ऊपर तगड़ी सख्ती की यहाँ जी। पे। कई बार मैंने संसद में ये भी बातें सुना है सर कि सरकार कहती हुई नजर आई कि जिनके भी थे उसका मैंने जो है विदेशों से जो है उनका पैसा जो है वो वापस लाने की बिल्कुल, कोशिश विजय की। माल्या बार बार कहते हैं साहब जितना पैसा मैंने लिया था उससे ज़्यादा चुका दिया है, उसके बावजूद मुझ पर मुकदमे चल रहे हैं और सरकार छोड़ नहीं रही, अभी भी मुझे डिफॉल्टर कहते हैं। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे सर कि पहले से स्थिति अब सुधरी है? पहले ज्यादा विलफुल डिफॉल्टर्स हुआ करते थे, अब उनकी संख्या कम हुई? बहुत सुधरी है सरकार। देखिए, एक मसला था बैंकों के कर्ज बांटने के तौर तरीके का, वहाँ सरकार ने जो गैप्स थे उनको भरने का, बैंकों में जिस तरह के जो माल प्रैक्टिसेस थी कि जिस तरह से किसी को भी कर्ज दे देना, पैसे लेके कर्ज दे देना, इस तरह की जो गतिविधियां थीं उन पर बैंकों पर उसमें सरकार की तरफ से सख्ती की गई, और इस वजह से बैंकों की जब लोन बांटने की प्रक्रिया दुरुस्त हुई तो फिर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कम होते हुए भी दिखाई दी। और सरकार ने संसद में एक और आंकड़ा दिया है बहुत महत्वपूर्ण, और वो दिया है बैंकों के राइट ऑफ का आंकड़ा। जी। सरकार ने बताया है कि जो है पिछले 11 साल में बैंकों के राइट ऑफ कुल 9.25 लाख करोड़ रुपए के रहे हैं, 9,75,000 करोड़ रुपए के। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो इसमें गिरावट आती हुई दिखाई दी है। पीक पे 2018-19 में पहुंच गए थे बैंकों के राइट ऑफ जो 1,60,000 करोड़ रुपए के आसपास थे, लेकिन फिर बाद में ये घट के FY25 की अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 47,568 करोड़ रुपए के आसपास आ गए। तो ओवर द ईयर्स अगर आप देखेंगे तो बैंकों के जो राइट ऑफ्स हैं वो भी धीरे धीरे कम होते हुए यहाँ पे दिखाई दिए। सर, ये राइट ऑफ बट्टे खाते में जो डालने वाली बात होती थी ना, राइट ऑफ का मतलब ये हुआ कि बैंक अपनी बुक्स को क्लीन कर लेते हैं, बैंक अपने जो बैलेंस शीट्स हैं उसमें से इन कर्जों को हटा देते हैं, लेकिन वहाँ भी एक पेच ये है कि बैंक इन कर्जों को ये मानकर नहीं चलते कि ये कर्ज अब रिकवर नहीं हो सकते। बैंक लगातार इन कर्जों को वसूलने की, या जो जिन पे देनदारी है उनकी देनदारी खत्म नहीं होती, उनके ऊपर लायबिलिटी बनी रहती है, और बैंक लगातार परस्यू करते हैं कि इसमें से कुछ पैसा निकलता रहे। जी। तो राइट ऑफ बेसिकली ऐसे कर्जों को करने की ज़रूरत पड़ती है जिनमें पिछले 4 साल से कम किस्तें आना जो है वो बंद हो जाती हैं। उसके बाद बैंकों को उनको राइट ऑफ करना पड़ता है, तो बैंकों की बैलेंस शीट्स यहाँ पे क्लीन हो जाती हैं। चलिए, लेकिन सर एक और बात जो है जो इसमें कहानी से जोड़ना चाहूँगा कि लगातार हम मनी सेंट्रल में इस बात को भी जो है डिस्कस करते रहते थे कि बैंकों के NPA ऑल टाइम लो के आसपास भी है, तो ये भी बहुत अच्छा फाइनेंशियल हेल्थ दिखा रहा है बैंकिंग सेक्टर को लेकर। बिल्कुल, देखिए खासतौर पर सरकारी सेक्टर के जो बैंक हैं वहाँ पे सरकार की जो गैप्स को सरकार ने फिल करने की कोशिश की है, बैंकों के लोन बांटने के तरीके को लेके खासतौर पे कोई भी चला जाता था और जाके उसका कुछ भी कारोबार हो, कि कोई भी लोन चुकाने की हैसियत हो या पहले से कर्जों पे डिफ़ॉल्ट है आप तब भी कर्ज बांट रहे हो ऐसे संस्थाओं को, एंटिटीज़ को, वहाँ पे सरकार की सख्ती असरदार साबित हुई है। आप अगर 13-14 या उससे पहले के वक्त को देखेंगे तो सरकार को बार बार बैंकों में पूंजी डालनी पड़ती थी, बैंकों में कैपिटल इन्फ्यूजन करना पड़ता था। अब आपको इस तरह के मामले सुनाई नहीं देते, पिछले कई साल हो गए जहां सरकार को बैंकों को कैपिटलाइज करना पड़े, पूंजी डालनी हो। हुआ वो इसी वजह से क्योंकि बैंकों का जो लोन बांटने की प्रोसेस है वो दुरुस्त हुई है, जो NPAs हैं वो कम हुए हैं, बैड लोन्स कम हुए हैं, और अब जो सरकारी क्षेत्र के बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के बराबर या बल्कि उन कई मायनों में उनसे अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप होम लोन के आंकड़े देखेंगे तो होम लोन बांटने में सरकारी बैंक ज़्यादा आगे दिखाई देते हैं प्राइवेट बैंकों के मुकाबले। कम दर भी है वहाँ, कम दर की वजह से, और ग्राहक जो हैं, जो कस्टमर्स हैं, अगर आप वो ट्रेंड देखें तो वो ज़्यादा चाहते हैं कि उनको सरकारी बैंकों से लोन मिले। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया का दरअसल एक ओवरऑल
पिछले 9-10 साल में सरकार ने किया विचार। तो सर बैंकों की स्थिति को और मजबूत करने के लिए भी तो सरकार जो है 12 बैंकों को जो है मर्ज करने की भी बात बिल्कुल, कह रही है। सरकार 3-4 बैंक बनाना चाहती है, 4 बड़े बैंकों क्या की उसको भी इस कहानी से जोड़कर देखा जाए? बिल्कुल देखना होगा। 4 बड़े बैंक सरकार बनाना चाहती है। सरकार सरकारी बैंकों में जो इक्विटी, जो विदेशी पूंजी है, उसको बढ़ा के 20% से बढ़ा के सीधा 49% पे लेकर आना चाहती है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के जो सरकारी बैंक हैं उनमें पूंजी लगा पाएं। इसके लिए सरकार जो है वो विचार कर रही है कि क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो कुल मिला के भारत के जो सरकारी बैंक हैं उनको विदेशी बैंकों के मुकाबले खड़ा करने की भी कोशिश है विशाल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। SBI यानी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक रिपोर्ट जारी हुई। इस रिपोर्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ सकता है इसके बारे में बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यदि ये संघर्ष जो है लंबा चलता है तो इससे जो है ग्लोबल मंदी का दबाव, महंगाई जो है उस पर वृद्धि और वित्तीय बाजारों में जो है अस्थिरता जो है वो बढ़ सकती है, ऐसी बात कही जा रही है। असर चूंकि हम प्रतिदिन जो है मनी सेंट्रल में जो है वॉर अपडेट भी जो है कोशिश करते हैं कि उस पर भी जो है हम लोग चर्चा कर लें, तो उसी के सिलसिले में सर SBI की एक रिपोर्ट भी आ गई है। इंडियन इकॉनमी पर कहा जा रहा है कि हैम्पर हो सकता है, थोड़ा जो है दिक्कत आ सकती है। क्या है पूरा मामला सर? और इसमें जो है एक मौसम वाला भी एंगल है सर, एल नीनो वाली बात भी सामने आ रही है। क्या है पूरी खबर समझाइए। मतलब 2 आफतें एक साथ दिखाई दे रही हैं इस वक्त भारत की इकोनॉमी के लिए। सरकार के सामने, RBI के सामने ये मुश्किल है जो कि जंग और अल नीनो, ये 2 चीज़ें एक साथ लेकर आ रही हैं। एक बड़ा मसला यहाँ पे जो एनर्जी प्राइसेस को लेके है वो यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा, जो SBI की रिपोर्ट में भी कहा गया है। रिपोर्ट में ये कहा गया है एक बड़ी चीज़ कि भारत को जो है एनर्जी के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को तलाशना होगा, विकल्प जो है ढूंढने होंगे कि हम किस तरह से दूसरे जरियों से काम चला सकते हैं। और वजह ये हुई कि लगभग आपका जो क्रूड है वो 88% के आसपास आप इंपोर्ट करते हैं। LNG, PNG आपका बड़े पैमाने पर भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है पूरा। और उसमें जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब फंस गया, जब वहाँ पे जहाज़ फंस गए, तो पूरे देश में हम देख रहे हैं कि LPG की कैसी क्राइसिस एक नज़र आ रही है। आप आज की भी स्थिति को देखेंगे तो लोगों में सिलेंडर को लेके, और रेस्टोरेंट्स वाले जो हैं जो किचन चला रहे हैं, उन सब के सामने समस्या खड़ी हो गई कि वो अपना धंधा कारोबार चलाएं कैसे। तो ये एक जो एनर्जी की जो एक क्राइसिस है वो भारत के सामने बड़ी आकर खड़ी हो गई है, और इसका सीधा असर महंगाई, सीधा असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, या कहें कि देश में रसोई कैसे चलेगी एक आम परिवार की, उसको लेके समस्याएं खड़ी होंगी। उसी का जिक्र जो है इस SBI की रिपोर्ट में विचार किया सर कल ही हम लोग आपसे चर्चा कर रहे थे कि WPI के जो नंबर आए हैं वो कहा गया कि 12 महीने के एकदम उच्चतम स्तर पर आ चुके हैं। तो लेकिन उसमें सर ये फैक्टर तो ऐड नहीं हुए होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप बात की समझाइएगा मुझे, क्योंकि अभी तो ये ताज़ा तरीन वाला मामला, ये तो अगले WPI के जो महीने में जो आएंगे उसमें दिखेंगे। महंगाई के आगे के भी नंबर हाँ एग्जैक्टली। तो मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा था कि आगे भी सर ये पेन तो कंटिन्यू रहेगा। हाँ, महंगाई के आगे के नंबर भी मुश्किल भरे रह सकते हैं। और महंगाई पे, और ख़ास तौर पे जो फूड बास्केट का अगर हम की बात अगर हम करें, फूड बास्केट की, वहाँ स्थितियाँ थोड़ी मुश्किल भरी हो सकती हैं, क्योंकि जो अल नीनो की बात आ रही, ये एक बड़ा चैलेंज है। अब रबी की फसलों की कटाई चूँकि चल रही है इस वक्त, गेहूं की फसल की कुछ जगहों पे कटाई शुरू हो गई है, बाकी जगहों पे कटाई शुरू होगी। उत्तर प्रदेश और बाकी इलाकों पे MP तरफ कटाई पहले हो जाती है। तो आप अप्रैल भर कटाई चलेगी, मई में आपकी गेहूं की कटाई शुरू होगी। और अगर गर्मी इतनी जल्दी इतनी पहले आ गई है तो आप ये समझिए कि पूरा का पूरा जो क्रॉप सीजन है, और फिर अब आपकी रबी की फसलों की माफ़ कीजिए खरीफ की फसलों की बुआई शुरू होगी। तो अगर मॉनसून कमज़ोर रहता है, अगर गर्मी ज़्यादा होती है, तो ये पूरी के पूरे क्रॉप साइकिल को, सब्जियों के साइकिल को, इस सब के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। एक खबर और आज आ रही थी विशाल, जो ये आ रही थी कि दूध की जो किल्लत हो सकती है, किल्लत जो है वो पैकेजिंग को लेकर बोला गया। पैकेजिंग को लेकर एक्चुअली पॉस्चराइज किया जाता है मिल्क, और उसमें भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ अगर एनर्जी की कमी होगी
तो क्योंकि दूध को गर्म किया जाता है फिर ठंडा किया जाता है, वो जो पॉस्चराइजेशन की प्रोसेस है, वहाँ अगर एनर्जी की कमी होगी तो ये दूध खराब होगा, फिर दूध आपका मार्केट नहीं हो पाएगा या बेचने के लिए नहीं लाया जा पाएगा। इसकी वजह से हज़ारों लाखों लीटर दूध जो है, अमूल हो गए, मदर डेयरी हो गए, इस तरह के जो पैकेज्ड दूध वाला जो पूरा वो है बिजनेस है, या दूध के प्रोसेस्ड जो आइटम है, जहाँ पे गैस की ज़रूरत है, जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है, उस सब कारोबार पे एक झटका लग सकता है। तो एक मिल्क को लेके भी क्राइसिस आ सकती है अगर ये जो वॉर है ये अगर कंटिन्यू रहती है अगले कुछ और वक्त के लिए। चलिए सर, इसी से आपका अगला सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या अपडेट है सर, क्या कुछ सुलह नहीं हो सकती? क्या उन्होंने तो आह्वान किया ट्रंप साहब ने कि नाटो देश पूरे आएँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर कराएं, लेकिन उनको भी झटका मिला। तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाने की अब तैयारी चल रही है ग्लोबल मीडिया? नहीं, देखिए, इजराइल का प्लान ये है कि वो लड़ाई को लंबा जारी रखना चाहता और नए टारगेट्स, या इजराइल का ये कहना है कि हमने और बहुत सारे टारगेट्स हैं जो हमारे राडार पे हैं, जिनको हमने चिन्हित कर रखा है, जिन पर हम अटैक करेंगे। अमेरिका चाहता है और अमेरिका कह रहा है कि हमने लगभग एक बड़े लार्ज स्केल पे ईरान की जो मिसाइल लॉन्चिंग की कैपेसिटीज़ है उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। लेकिन ईरान जो है वो लगातार सऊदी अरब हो या आपका दुबई हो, ख़ास तौर पे वहाँ पे जो है वो अटैक कर रहा है। इराक में अमेरिका की एम्बेसी पे आज फिर अटैक किया गया। तो ईरान और तेल अवीव पे भी या इजराइल पे भी लगातार मिसाइल से हमले हो रहे हैं। भले बहुत सारी मिसाइलें इंटरसेप्ट की जा रही हैं, लेकिन ईरान की हमला करने की कैपेसिटी कम नहीं हुई। ईरान डेफियांस के मोड में रिटेलिएट लगातार कर रहा है। अमेरिका जंग में, जो बात हम बार बार कह रहे हैं, अमेरिका जंग में फंसता हुआ दिखाई यहाँ पे दे रहा है। एग्जिट का रूट क्या होगा वो अब अमेरिका को भी समझ में नहीं आ रहा है। एक धमकी ट्रंप की तरफ से इस तरह की भी दी गई कि हम न्यूक्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर तौर पे ये जंग को एक नए लेवल की तरफ लेके जाएगा। अगर अमेरिका डिप्रेशन में अगर इस तरह का कोई एक लार्ज जो है मास डिस्ट्रक्शन वाला अगर कोई वेपन यूज़ करते हैं और उसका फिर असर आम जनता को भी उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसका शिकार सिर्फ मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट हैं वो ही होंगे जी। तो लड़ाई बड़े मुझे सुलह के आसार यहाँ ताज़ा तरीन लड़ाई ये भी तो ऐड कर लीजिए सर, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। अब बहुत सारे लोग जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं, बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये जो है वो डिस्ट्रैक्शन की एक टैक्टिक हो सकती है आसिम मुनीर की तरफ से, क्योंकि सऊदी अरब जो है लगातार दबाव बना रहा है कि आप साहब ईरान के खिलाफ लड़िए आके। हमारी सऊदी अरब और पाकिस्तान, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पैक्ट किया जी, और वो पैक्ट क्या है कि अगर सऊदी अरब पे कोई हमला करेगा तो वो पाकिस्तान उस पर अपने देश पर हमला मानेगा, और अगर पाकिस्तान पे कोई हमला होगा तो सऊदी अरब उसे खुद पर हमला मानेगा और उस तरह से एक्ट करेगा, यानी रक्षा के लिए आगे आएगा। अब सऊदी अरब पे ईरान मिसाइलें मार रहा है। सऊदी अरब ने कहा भैया जब पिछले साल पैक्ट हुआ था, हम समझौता हुआ था, उसके तहत अब आप आओ। जो समझौता हुआ क्यों था? बोले आके लड़ो मेरे लिए। तो इनको जाना था सऊदी अरबिया, तो अफगानिस्तान क्यों चले गए? अब उन्होंने कहा कि यार मैं तो लड़ नहीं सकता वहां जाके ईरान के खिलाफ, ईरान के खिलाफ लड़ना भी नहीं चाहता पाकिस्तान। पाकिस्तान बताता है कि हम साहब बहुत पुराने पक्के दोस्त हैं, तो मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ा। अब सऊदी अरब ने दबाव बना दिया, तो उन्होंने कहा क्या करा जाए? तो आसान शिकार या आसान डिस्ट्रैक्शन का तरीका ये है कि ये कह दो कि साहब हमको तो अपने पड़ोस से ही खतरा है, तो पहले हम इनसे निपट लें। यहाँ पे आतंकवादी फैले हुए हैं, तो उसने एयर स्ट्राइक्स कर दी। और बताया जा रहा है कि एक हॉस्पिटल, जो कहा यह जा रहा है कि 2000 बेड का हॉस्पिटल था अफ़गानिस्तान की तरफ से, उसमें 400 लोगों की मौत हुई है। अब आंकड़े कितने सही, लेकिन अफ़गानिस्तान की तरफ से मतलब फॉर्मली ये टोलो न्यूज़ और उनकी तरफ से कहा गया कि सैकड़ों लोग वहाँ पे हताहत हुए हैं। भारत ने यूएन में कड़ी भर्त्सना की है इस निंदा, मतलब इसको नरसंहार बताया है। तो पाकिस्तान एक डिस्ट्रैक्शन की पॉलिसी पे है, या पाकिस्तान एक नई जंग का मोर्चा खोलना चाहता है इस पूरी लड़ाई में? ये तो चौतरफा वार की जो है खबरें हम लोगों को सुनने को मिल रही है। बिल्कुल, अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अटैक में शामिल हो उस लड़ाई में। अमेरिका ने पिछले साल इतना इनको गले लगाया, आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को बुला बुला के 3-4 बार आसिम मुनीर को जो है व्हाइट हाउस के दर्शन कराए गए। तो
अमेरिका भी तो ऐसे तो कर नहीं रहा कि साहब उसका कोई हित नहीं है, उसका कोई हित नहीं है, ऐसा तो है नहीं। ट्रंप ऐसे तो है नहीं, या अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स ऐसे तो है नहीं कि साहब फ्री फंड में आप घूम फिर लीजिए। तो उनका भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि ईरान के खिलाफ जब लड़ाई होगी तब हम आपका इस्तेमाल करेंगे। तो अब पाकिस्तान उस सब चीज़ों से, उस मुश्किल से बचना चाहता बेसिकली, जो समझ में आ रहा है। चलिए, तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।